गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे प्रकाश वाला पार्ट पढ़ रहे थे, लाइट वाला, जिसके पार्ट 3 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे पार्ट 4 और पार्ट 4 को देखने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो पार्ट 4 में जो अंतिम भाग है क्या है, इसमें सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आज हम अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे भाई? अपवर्तन पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे भाई, अपवर्तन होता क्या है। तो देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था परावर्तन। क्या पढ़ा था? एक परावर्तन पढ़ा था। परावर्तन में क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण थी, एक माध्यम से आ रही थी, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही थी, तो वो क्या हो रही थी, सीधे यानी कि टकरा कर क्या हो रहा था, अपने मार्ग में लौट जा रही थी। तो उस घटना को तो क्या बोल रहे थे? परावर्तन की घटना बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? परावर्तन की घटना। लेकिन जो अपवर्तन की घटना होती है वो क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान सुनेंगे, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। दोबारा सुन लो कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, या अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। आप देखो, इसको एक बार समझेंगे कि भाई अपवर्तन की घटना क्या होती है, चित्र के द्वारा समझेंगे एक बार। देखो, ध्यान सुनेंगे, ये कोई प्रकाश की किरण है, ये ऊपर क्या है, कोई वायु का माध्यम है। क्या है? वायु का माध्यम है। और ये दूसरा माध्यम मान लिया, किसका मान लिया? जल का माध्यम। किसका मान लिया भाई? जल का माध्यम। दो माध्यम हो गए। देखो, एक तो वायु का हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? जल का माध्यम। ये किसका है भाई? जल का कोई माध्यम है। तो ध्यान सुनेंगे, ये प्रकाश की किरण है, एक माध्यम यानी वायु से कहां जा रही है? जल में। यानी कि फर्स्ट माध्यम कौन सा हो गया? वायु। दूसरा माध्यम कौन सा हो गया? जल हो गया। तो कोई प्रकाश की किरण है, ये क्या जा रही है? वायु माध्यम से जल माध्यम, यानी कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है। तो देखो, ये क्या करेगी, अपने पथ से क्या हो जाती है, यहां से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी कि ये किरण ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे सीधी की सीधे, लेकिन क्या करती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब ये ध्यान रखनी, ये जल है और नीचे वाला माध्यम कौन सा हो गया? ये नीचे वाला वायु हो गया। क्या हो गया? वापसी वायु माध्यम आ गया। क्या आ गया? ये वायु माध्यम। ये नीचे क्या आ गया भाई? वायु माध्यम आ गया। अब ध्यान देंगे, ये प्रकाश की अगर वायु माध्यम से, जल माध्यम से कहां जा रही है? वायु में। तो यहां से भी ये क्या हो जाएगी, अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? ये अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो यहां से देखो, दो बातें उनको समझनी है। ये क्या हो गया, यहाँ पे अविलंब हो गया। क्या हो गया भाई? ये अविलंब हो गया। ये भी क्या हो गया, यहाँ से अविलंब हो गया। क्या हो गया भाई? अविलंब हो गया। तो ध्यान देंगे, यहां से दो चीजें हम समझेंगे। पहली चीज, यदि कोई प्रकाश की किरण वायु से कहां आती है? जल में आती है। क्या आती है? यदि कोई प्रकाश की किरण वायु से कहां आए? जल में आए, तो देखो, ये प्रकाश की किरण, उसकी चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण वायु माध्यम से कहां आती है? जल माध्यम में आती है, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि वो प्रकाश की किरण क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है? अविलंब। देखो, ये अविलंब था, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये पहली कंडीशन बन गई कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरी घटना ये बन जाती है कि जब कोई प्रकाश की किरण जल माध्यम से कहां आए? वायु माध्यम में आए, तो जल माध्यम से वायु माध्यम में आती है तो चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए जो प्रकाश की किरण होती है वो अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो ये दो घटना बन गई। पहली घटना ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश जो किरण होती है वो विलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी घटना ये बनती है कि जब कोई प्रकाश की किरण जल माध्यम से वायु माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, जिसके कारण जो किरण होती है वो विलंब से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश का
अपवर्तन हुआ। अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो किरण क्या होती है, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित तो हो जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है, अपवर्तन बोला जाता है। इससे संबंधित हमने दो घटनाएं पढ़ ली हैं, एक तो वायु से जब जल में आए और एक जल से जब वायु में आए तो क्या होता है, ये दोनों घटनाएं पढ़ ली। अब यहाँ से दो चीजें याद रखना, जो ये कोण बनता है वो क्या होगा आई, और ये कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ ये बोल सकते हैं आर कोण बोल सकते हैं। ये कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपतन कोण। आपतन कोण होता है आई, और ये जो कोण होगा वो कौन सा हो जाएगा, अपवर्तित कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, अपवर्तित कोण हो जाएगा। अपवर्तित कोण हो जाएगा। ये किरण आ रही है, ये कौन सी हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई, आपतित किरण हो जाएगी। और ये जो लोड के टकरा के जो किरण जाती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोला जाता है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो यहां से हम देखेंगे आगे क्या देखेंगे, अपवर्तन के नियम देखेंगे। क्या देखेंगे, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। देखो अपवर्तन के नियम भी वही होते हैं जो परावर्तन के नियम थे। दो नियम थे, इसके भी दो नियम होते हैं। पहला नियम तो क्या था, परावर्तन का पहला नियम ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित थे। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, आपतित किरण और ये कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है, अपवर्तन के नियम में पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम क्या था उसमें, अब परावर्तन की बात करूं, परावर्तन में दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है, दूसरा नियम ध्यान देंगे, ये क्या हो गया आई यानी कि आपतन कोण हो गया, ये क्या हो गया अपवर्तित कोण हो गया यानी कि आर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आपतन कोण की जा, क्या बोला जाता है, आपतन कोण की जा मैं क्या बोल रहा हूं, जा बोल रहा हूं। और जा को लिखा जाता है साइन से। किससे लिखा जाता है, साइन से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, साइन से लिखा जाता है। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का मान हमेशा क्या होता है, नियतांक होता है या स्थिरांक होता है। तो दूसरा नियम क्या होता है इसका, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है भाई, नियत होता है। तो दूसरा नियम ये होता है, ये तो आई तो क्या हो गया आपतन कोण, आर क्या हो गया अपवर्तित कोण। साइन लगाए तो साइन कोण क्या होगा, जा बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जा। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। इसे ही दूसरा नियम बोला जाता है। अब देखो इसको क्या बोला जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, क्या पूछ लेता है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो स्नेल का नियम क्या होता है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिरांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो स्नेल का नियम बराबर है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये क्या होता है, स्नेल का नियम में होता है। तो ये क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के नियम हो गए। और अपवर्तन से संबंधित जो दो घटनाएं होती है, तो वायु माध्यम से जल माध्यम में आएंगे तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है और किरण क्या हो जाती है, विलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी जो घटना बनती है वो होती है कि जब कोई प्रकाश किरण जल से कहा है वायु में है तो चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आगे हम देखेंगे लेंस के बारे में। अब आप क्या कहते हैं, पहले लेंस से देख, लेंस के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि अपवर्तन से संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अपवर्तन पर आधारित जो घटनाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, पहले एक ध्यान देंगे, इधर घटनाएं पढ़ रहे हैं, इसकी जो घटनाएं होती हैं वो देखेंगे। अपवर्तन से संबंधित जो घटनाएं होती है, पहली होती है तारे का टिमटिमाता दिखाई देना। तारे टिमटिमाते दिखाई देना। जो तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं, अपवर्तन के कारण देते हैं। क्योंकि जो वायुमंडल होता है उसमें वायु की जो परतें होती है वो अलग अलग घनत्व की होती हैं। जो वायुमंडल होता है उसमें वायु की जो परतें होती है वो अलग अलग घनत्व के कारण होती हैं, जिसके कारण क्या होती है वो अलग अलग त्रिज्याओं में क्या हो जाती है, फैल जाती हैं, जिसके कारण होते तारे टिमटिमाते हुए दिखाई या चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो किसके कारण दिखाई देते हैं, अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। तो पहली घटना तारे टिमटिमाते दिखाई देना, अपवर्तन के कारण। दूसरी घटना ये भी हो सकती है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देता है, वो भी किसके कारण होता है, तारे अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण परावर्तन होता है, वो भी किस प्रकार की घटना है, अपवर्तन की घटना है। किस प्रकार की घटना है, अपवर्तन की घटना है। ये जो
गिलास है, पानी का जो गिलास है उसमें जो पेंसिल है वो टेढ़ी दिखाई देती है, वो भी किस प्रकार की घटना है? अपवर्तन की घटना है। किस प्रकार की घटना है? अपवर्तन की घटना है। एक अलग चौथी घटना एक और आती है, वो होती है कि जो पैंदा होता है, पानी का जो बर्तन होता है उसमें जो सिक्का होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो ये अपवर्तन से संबंधित बातें हो गई। भाई अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन से संबंधित जो दो मुख्य घटनाएं होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, वो किरणों के बारे में समझा दिया। अपवर्तन के नियम दो होते हैं, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम में बताया कि जो आपतित कोण और अपवर्तित कोण के हैं उनकी जो ज्या होती है, इनका अनुपात क्या होता है? नियत होता है। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। इससे बाद में हमने देखा कि इसके उदाहरण है, भाई अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? कि तारे टिमटिमाते दिखाई देना, वो भी अपवर्तन का उदाहरण है। पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, वो भी किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है। या जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वो भी किसका कारण है? अपवर्तन के कारण होता है। तो ये सभी घटनाएं किसकी थी? अपवर्तन की थी। एक बार आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे लेंस के बारे में। अब देखो आगे हम देखेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? लेंस के बारे में। देखो जो लेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा कौन सा होता है भाई? अवतल लेंस। एक लेंस होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। इनके बारे में देखेंगे। पहले तो ये देख लेंगे उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है, अवतल लेंस किस प्रकार का होता है। तो ध्यान देंगे जो उत्तल लेंस होता है उनका चित्र किस प्रकार का होता है, ध्यान देंगे। ये तो किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। किस प्रकार का लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है। तो ये तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। और जो अवतल लेंस होता है वो किस प्रकार से होता है? ये क्या होता है? अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस। दो प्रकार की, ये तो उत्तल लेंस होता है और ये कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। आगे बात करें जो उत्तल लेंस होता है, इसकी बात कर रहा हूं। उत्तल लेंस होता है वो किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। बीच में तो क्या होता है? ये मोटा होता है, किनारों पर क्या होता है? पतला। तो उत्तल लेंस की बात करें, किनारों पर पतला पतला एवं बीच में मोटा होता है। देखो बात करें उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस का चित्र ऐसा होता है। ये क्या हो गया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया ये। उत्तल लेंस किनारों पर पतला होता है एवं बीच में क्या होता है? ये मोटा होता है। दूसरी बात ये करें कि उत्तल लेंस को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस। इसे कहा जाता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई अभिसारी लेंस? क्योंकि ये जो किरण होते हैं, जो आने वाले किरण होते हैं, उनको परावर्तित के पश्चात एक बिंदु पर क्या कर लेता है? ये केंद्रित कर लेता है। यानी कि जो भी परावर्तित होने वाले अपवर्तित होने वाली किरण है, जो भी अपवर्तित होने वाली किरण है उनको एक बिंदु पर क्या कर लेता है? केंद्रित कर लेता है। इसलिए इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस का चित्र ये होता है, किनारों पर पतला होता है, बीच में क्या होता है? ये मोटा होता है। बीच में क्या होता है? मोटा। दूसरी बात करें जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ध्यान देंगे, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। या दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है इसका उपयोग किया जाता है नजदीक की वस्तु होती है, नजदीक की वस्तुओं को बड़ा करके देखने में। तो जो नजदीक की वस्तु होती है उनको बड़ा करके देखने में कौन सा लेंस काम में आता है? उत्तल लेंस काम में आता है। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम आता है? उत्तल लेंस काम में आता है। यह हम बोल सकते हैं कि जो सूक्ष्म दर्शी होता है, क्या होता है भाई? सूक्ष्म दर्शी, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस। तो
तो ये उत्तल लेंस की बात हो गई। उत्तल लेंस देखो क्या होता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। इस प्रकार का उत्तल लेंस होता है, किनारों पर ये पतला होता है, बीच में क्या होता है ये मोटा होता है। दूर दृष्टि में इसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म दर्शी में इसका उपयोग किया जाता है, या नजदीक की वस्तुओं को बड़ा करके देखने में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बात कर लें इधर अवतल लेंस की। किसकी बात करें भाई, अवतल। देखो अवतल लेंस का डायग्राम इस प्रकार से होता है, ये अवतल लेंस होता है। ये क्या होता है, इसके ध्यान सुनिए, इसको कहते हैं अपसारी लेंस। क्या बोला जाता है भाई इसको, अपसारी लेंस। क्यों कहा जाता है अपसारी लेंस, क्योंकि अपवर्तित होने के बाद में किरणों को क्या कर देता है, ये अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, यानी कि किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, इसलिए इसको बोला जाता है अपसारी लेंस। क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस बोला जाता है। अवतल लेंस की बात करें, देखो ये किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा था, तो ये देखो अवतल लेंस क्या हो जाता है, किनारों पर मोटा और बीच में क्या हो जाएगा, पतला। तो इसकी बात करें हम, ये क्या हो जाएगा, किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा एवं बीच में पतला, बीच में कैसा हो जाएगा, पतला। तो अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है। दूसरी बात ये कर रहे थे कि जो उत्तल लेंस था उसका दूर दृष्टि दोष में काम आ रहा था, तो ये आता है निकट दृष्टि दोष में। इसका उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। दूसरी बात करते हैं कि सूक्ष्म दर्शी में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है दूरबीन में। किसमें किया जाता है भाई, दूरबीन में, दूरबीन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं कि नजदीकी वस्तु को बड़ा करता है कौन, उत्तल लेंस। ये क्या करता है, जो दूर की वस्तु होती है, कौन सी होती है भाई, दूर की वस्तु को पास देखने में काम आता है। तो ये क्या आता है, जो दूर की वस्तु होती है उनको पास में देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये लेंस की बात हो गई भाई। लेंस क्या होते हैं, लेंस दो प्रकार के, दोबारा से देख लो एक बार। लेंस दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस का डायग्राम इस प्रकार से, अवतल लेंस का डायग्राम इस प्रकार से। उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस क्या होता है, किनारों पर पतला, किनारों पर मोटा एवं बीच में क्या होता है, पतला होता है। जो निकट उत्तल लेंस होता है उसका दूर दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। इसका उपयोग सूक्ष्म दर्शी में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है दूरबीन में किया जाता है। इसका उपयोग नजदीकी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में किया जाता है। इसका जो दूर की वस्तु होती है उनको पास करके देखने में किया जाता है। तो ये लेंस की संबंधित बातें होंगी भाई, लेंस किस प्रकार से होते हैं। फिर हम देखेंगे लेंस जो होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थितियां उनके बारे में जानेंगे। एक बार आप इसे नोट करें। आप देखो आगे हमने लेंस से संबंधित बातें कर ली भाई। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस किस प्रकार से बनता है, अवतल लेंस किस प्रकार से बनता है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस से क्या मतलब अवतल लेंस के कार्य क्या होते हैं, उत्तल लेंस के कार्य क्या होते हैं। उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक व उल्टे बनते हैं, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी एवं सीधे बनते हैं। इनकी स्थितियां हैं जो हमने समझाया था आपको, दर्पण में जो स्थितियां बनाई थी किरण आरेख द्वारा, उसी प्रकार से लेंस में भी वो किरणें द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इनकी स्थितियां बना सकते हैं। अब आगे देखो हमने पढ़ा था एक दर्पण सूत्र, इसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे आज, लेंस सूत्र। क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र। देखो आगे पढ़ेंगे लेंस सूत्र। देखो हमने पढ़ा था एक, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है, दर्पण सूत्र पूछ लेता है तो आप लेंस सूत्र लिख देते हो, वो लेंस सूत्र पूछता है तो आप क्या कर देते हैं, दर्पण सूत्र लिख देते हैं। तो इनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र। क्या लिखेंगे भाई, दोबारा सुनो इसको, दर्पण सूत्र। देखो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में अंतर क्या होता है। लेंस सूत्र तो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो बिंब की दूरी होगी, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या होगी, फोकस दूरी होगी। क्या होगी भाई, फोकस दूरी होगी। और जो दर्पण सूत्र होता है, क्या होता है दर्पण सूत्र, इसमें अंतर क्या होता है, वही सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
ये अंतर क्या है, इसमें यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे क्या आता है प्लस। तो इतना ही याद रखना है, लेंस सूत्र में क्या आता है माइनस आता है और दर्पण सूत्र में क्या आता है प्लस आता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यहाँ से कि लेंस सूत्र लिखे तो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v क्या होता है बिंब की दूरी, u क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या होती है फोकस दूरी। क्या होती है भाई फोकस दूरी। देखो दर्पण में इनसे संबंधित न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो आपको मैंने बता दिए थे, और आज पढ़ेंगे भाई लेंस में किस प्रकार से इनसे संबंधित न्यूमेरिकल पूछते हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक सूत्र और पढ़ेंगे, वो क्या होता है लेंस की समता का। क्या होता है भाई लेंस की समता। कई बार डायरेक्टली पूछ देता है कि लेंस की समता किसे कहते हैं, या इसका सूत्र क्या होता है, या इसका मात्रक क्या होता है। तो ध्यान देंगे तीनों बात यहाँ पढ़ेंगे। लेंस की समता, देखो लेंस की समता क्या होती है, जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है लेंस की समता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई लेंस की समता। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की समता कहा जाता है। दोबारा सुन लो, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की समता कहा जाता है। इसे लिखा जाता है डी से। किसे लिखा जाता है डी से। और फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि 1/f। तो ये सूत्र होता है इसका d बराबर 1/f। क्या होता है भाई d बराबर 1/f। दो बातें पढ़ ली, लेंस की समता किसे कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है लेंस की समता। दूसरी बात इसका फॉर्मूला d बराबर 1/f। तीसरी बात इसके मात्रक की, किसकी बात करेंगे मात्रक की। तो ध्यान देंगे भाई जो लेंस की समता है इसका मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है भाई डायप्टर होता है। लेंस की समता का मात्रक क्या होता है डायप्टर। क्या होता है भाई डायप्टर। तो ये क्या बात होगी, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी कि इसमें माइनस और प्लस का अंतर होता है। लेंस में माइनस लगाएंगे, दर्पण में क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, इसको बोलते हैं बिंब की दूरी, इसको क्या बोला जाता है फोकस दूरी। लेंस की समता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है लेंस की समता कहा जाता है d बराबर 1/f। डी से इसको प्रदर्शित किया जाता है, प्रतीक होता है इसका, मात्रक इसका क्या होता है डायप्टर होता है। क्या होता है भाई डायप्टर। तो ये किसकी बात होगी लेंस सूत्र या लेंस की समता की बात होगी। आगे हम क्या देखेंगे, इनसे संबंधित क्या देखेंगे न्यूमेरिकल देखेंगे। लेंस सूत्र से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं वो न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके बाद देखेंगे दृष्टि दोष। क्या देखेंगे दृष्टि दोषों के बारे में। एक बार आप इसे नोट करें। देखो इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल पूछ लेता है, लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल पूछ लेता है, इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे आप देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि उत्तल लेंस की बात कर रहा है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। पहले तो जो मान दिया हुआ वो देख लो, क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है f का मान। फोकस दूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी बोले उसको लिखते हैं u से, और ये कितना दे रखा आपको 40 सेंटीमीटर। और आपको यानी कि प्रतिबिंब v का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस है, फोकस दूरी आपको दे दी और वस्तु या बिंब की दूरी आपको दे दी और आपको प्रतिबिंब v की मान आपको पूछा है। लेंस की बात करें तो लेंस सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन यहाँ से आपको कंडीशन याद रखनी है कि उत्तल लेंस होता है, क्या होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, जो आपका v होता है, क्या होता है v होता है वो किस में होता है प्लस में होता है, u किस में होता है माइनस में होता है, और f क्या होता है आपका प्लस में होता है। यानी कि u होता है वो केवल माइनस में होता है, बाकी दोनों कंडीशन क्या होती है आपकी प्लस में। लेकिन जो अवतल लेंस होता है, किसकी बात करें अवतल लेंस होता है, उसमें तीनों कंडीशन क्या होती है माइनस की, u भी माइनस और f भी क्या होता है माइनस का होता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, एक बार आप इसे नोट कर लें। ये उत्तल लेंस में यानी कि v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होती है, u यानी कि वस्तु की दूरी क्या होती है माइनस में, फोकस दूरी क्या होती है प्लस में होती है। अवतल लेंस में तीनों ही क्या होती है माइनस की होते हैं। किसकी होती है माइनस की। तो यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। देखो उत्तल लेंस की बात करें, पर्सन में किसकी बात की है उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस में देखो u किस में हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये किस में लिखेंगे माइनस के 40 सेंटीमीटर। अब हमें v का मान चाहिए। देखो v किस में होता है प्लस का, उत्तल लेंस में v किस में होता है प्लस का, यानी कि जो मान आएगा वो किस में आना चाहिए प्लस में आना चाहिए। देख लेते भाई प्लस में आता है क्या। देखो सूत्र में लिखेंगे 1/f। f का मान कितना देगा आपको 20 रख दिया। 1/v का मान रखेंगे, v का मान आपको ज्ञात करना है माइनस
1/u, u कितना है माइनस का 40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/40 हो जाएगा। यहाँ से 1/v का मान ज्ञात करेंगे तो ये 1/40 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा 1/20 माइनस 1/40। तो देखो 1/v बराबर, यहाँ से देखो लघुत्तम कितना लेंगे 40, देखो 20 दिया 20 दूर 40, 40 एकम 40, देखो कितनी बार गया 2 माइनस 1 कितना जाएगा 1/40, और यहाँ से यदि u का मान निकालेंगे उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 40। क्या मान प्लस में आया माइनस में, प्लस में आया, हमारा देखो उत्तर लेंस में प्लस में होता है v का मान, तो ये मान क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया, कितना 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से न्यूमेरिकल पहुंच लेता है। आगे आपको ये भी बता सकता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, तो आप ध्यान रखें उत्तल लेंस की बात करें तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा वास्तविक, किस प्रकार का बनेगा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, किस प्रकार का बनेगा वास्तविक एवं उल्टा। और यदि अवतल लेंस की बात करें, किसकी बात करें अवतल लेंस की, तो आभासी बनता है, किसका प्रकार का बनता है आभासी एवं सीधा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल पहुंच लेता है। आगे हम देखेंगे दोषों के बारे में, दृष्टि दोषों के बारे में, आप इसे नोट करें, इसके बाद में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो आगे हम बात करेंगे दृष्टि दोषों के बारे में, किसके बाद बात करेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष देखो जो दृष्टि दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा बात करें तो दूर दृष्टि दोष, और तीसरे की बात करें तो जरा दृष्टि दोष। 3 प्रकार के दोष पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। तीनों के बारे में देखेंगे। निकट दृष्टि दोष होता है, क्या होता है निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी कि इसमें स्पष्ट दिखाई देता है निकट की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ये निकट दृष्टि हो गया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये बार बार क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं 1 नंबर में कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। किसका किया जाता है अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो वो कौन सा दोष हो गया निकट दृष्टि दोष। बात करें दूर दृष्टि दोष, इसका विपरीत क्या हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो ये कौन सा हो गया भाई दूर दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि दोष क्या होता है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन जो निकट की वस्तु होगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो ये कौन सा होगा दूर दृष्टि। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरी बात कर लें जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दोनों स्थिति में यानी कि वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे कौन सा बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या हो गया ऐसा दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो इस प्रकार
प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस, कौन से लेंस का? द्विफोक्सी लेंस, यानी कि एक लेंस ऊपर तो अवतल लेंस का हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस, यानी कि उसमें दोनों लेंस पाए जाते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये किसकी बात होगी? दृष्टि दोषों की बात होगी। किसकी बात होगी भाई? दृष्टि दोषों। देखो दृष्टि दोषों संबंधित कुछ बातें मैं बता देता हूं, यहां से 2-3 बातें बता देता हूं। एक तो होता है निकट बिंदु, क्या होता है? निकट बिंदु। और एक होता है दूर बिंदु, क्या होता है? दूर बिंदु। ध्यान देंगे, निकट बिंदु और दूर बिंदु आप समझिएंगे, यानी कि निकट का बिंदु, सबसे निकट का बिंदु वो कितना हो सकता है? तो निकट का बिंदु लगभग कितना हो सकता है? 25 सेंटीमीटर। कितना हो सकता है? निकट की जो दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। अनंत की दूरी कितनी हो जाएगी? दूर की बिंदु क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत। तो निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर लगभग, और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। दूर बिंदु कितना हो जाएगा? अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत। और इन दोनों के मध्य की दूरी, यानी कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है दृष्टिपरास। क्या बोला जाता है? दृष्टिपरास। क्या बोला जाता है भाई? दृष्टिपरास। तो 3 बातें मैंने बता दी। निकट बिंदु यानी कि जो सबसे निकट बिंदु होता है उसको निकट बिंदु बोला जाता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। दूर बिंदु जो सबसे दूर बिंदु होता है उसको क्या बोला जाता है? दूर बिंदु बोला जाता है। यानी कि जहां तक हम वस्तु को देख सके वो बिंदु क्या होगा? दूर बिंदु। यानी कि वो दूर क्या होती है? अनंत होती है। तो उस बिंदु यानी कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है दृष्टिपरास। क्या बोला जाता है? दृष्टिपरास बोला जाता है। आशा करता हूं कि हमारा जो प्रकाश का चैप्टर था आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में अगला चैप्टर हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।